एक मिनट। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और कुशल मंगल हैं और रहना भी चाहिए। मैं आपके महाविद्यालय आदित्य प्रकाश जलान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज की प्राध्यापिका डेजी लकड़ा आप लोगों के सामने फिर एक नया विषय लेकर के आज प्रस्तुत हूँ और बताना चाहूँगी कि यह विषय आपका कोर्स 3 से संबंधित है। कोर्स 3 से कहने का मतलब कि कोर्स 3 के यूनिट 5 से संबंधित है, क्योंकि यह विषय जो है आपका निर्देशन एवं परामर्श के विषय को ही आगे बढ़ाऊंगी। पहले मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि निर्देशन एवं परामर्श की जो विधि है, निर्देशन और परामर्श की जो विधि है, वह विधि आपके लिए जो जिसके बारे में मैं बताई थी, तो वह विधि है, उसके अर्थ, परिभाषा, प्रकार के बारे में बता चुकी हूँ। निर्देशन और परामर्श की आवश्यकता के बारे में बताई हूँ। निर्देशन के प्रकार के बारे में चर्चा कर चुकी हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी उसको अच्छी तरह से भली भांति समझ रहे होंगे। मैं आप लोगों को उसकी विधियों के बारे में चर्चा की हूँ, जो कई प्रकार की विधि है। तो उस विधि के द्वारा मतलब कि उस विधि के द्वारा मैं उपाख्यान विधि, प्रश्नावली विधि और फिर आपका उपाख्यान विधि, प्रश्नावली विधि के बारे में बताई हूँ। और मैं अब बताऊंगी आप लोगों को आज एक नई विधि, जिसे ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स कहते हैं। ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स कहने का मतलब कि उस विधि को मैं पहले बता रही हूँ, तो वह विधि की आवश्यक ऑब्जर्वेशन करने का मतलब कि हम लोग कभी ऑब्जर्वेशन करते हैं कि किस प्रकार से हम उसका ऑब्जर्वेशन कर सकें, किस प्रकार से हम किसी को ऑब्जर्व करते हैं कि वो क्या कर रहा है, किस लिए कर रहा है, कैसे कर रहा है। हम लोग साधारण तौर पे अपने जीवन में किसी को ऑब्जर्व करते रहते हैं। तो यह एक प्रकार का टेक्निक्स भी है आपका निर्देशन और परामर्श में, जिसके द्वारा आप इसे ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स के द्वारा में जान सकते हैं, कर सकते हैं कि इसकी आवश्यकता और अधिक बढ़ जाती है निर्देशन और परामर्श में। तो मैं शुरू करती हूँ कि ऑब्जर्वेशन विधि क्या है। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन विधि शुरू करती हूँ। ऑब्जर्वेशन विधि आपका, जिसे प्रेक्षण विधि भी कहते हैं, प्रेक्षण विधि को अवलोकन विधि भी कहते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन जो है टेक्निक्स है, इस विधि सामाजिक शोध के प्रत्यक्ष पद्धति है। और प्रत्यक्ष मतलब कि डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट पद्धति है, जिसमें शोधकर्ता सीधे अध्ययन वस्तु को देखता है, जिस पर वह शोध किया जाता है, जिस व्यक्ति पर वह शोध किया जाता है, और सीधे वह उसके विषय वस्तु को ही देखता है। उसके विषय वस्तु को देखने का तात्पर्य है कि यह विधि देखा जाए तो जिसमें अध्ययन, विषय एवं घटना का अति सूक्ष्म, ध्यान से सुनिएगा, यह जो विधि है जिसमें अध्ययन, विषय एवं घटना का अति सूक्ष्म का अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म तथा गहन अध्ययन, गहराई से अध्ययन किया जाता है। अवलोकन में, इस विधि के द्वारा अवलोकन के नाम से संबोधित करती हूँ, समझाती हूँ। अवलोकन में व्यक्ति के व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है। इसमें ध्यान दीजिएगा, किसी व्यक्ति के व्यवहार का अवलोकन किया जाता है।
इस निरीक्षण विधि में व्यक्ति के दिनचर्या का अवलोकन किया जाता है। जो दिन भर के कामों में, जैसे व्यक्ति का जो दिन भर में वे जो कार्य होते हैं, जो उससे संबंधित जो बातें होती हैं, जो घटना होती है, उसके व्यवहार से निष्कर्ष निकाला जाता है। दिन भर के दिनचर्या का अवलोकन किया जाता है, निकाला जाता है, ठीक है। और इसके व्यवहार के निष्कर्ष निकालने के बाद व्यक्ति के व्यवहारों का प्रेक्षण व्यक्ति के अध्ययन में अत्यधिक सहायक होता है। यानी व्यक्ति के व्यवहारों का जो अवलोकन किया जाता है वह व्यक्ति के अध्ययन में अधिक सहायक होता है। प्रेक्षण के द्वारा विभिन्न प्रकार के व्यवहार एवं क्रियाओं का दिशा निर्देश प्राप्त होता है। इस प्रकार प्रेक्षण प्रविधि के अंतर्गत एक अनिश्चित अवधि में अनेक दिनों तक किसी व्यक्ति के कार्यों एवं व्यवहारों का अध्ययन करते हैं और उनके विषय में लिख लेते हैं। प्रेक्षण विधि न केवल एक व्यक्ति के अध्ययन में बल्कि ऐसा व्यक्तियों के समूह के अध्ययन में उपयोगी है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रेक्षण प्रविधि का जो निरीक्षण किया जाता है वह केवल एक व्यक्ति के अध्ययन में ही सम्मिलित होता है, किया जाता है, बल्कि यह व्यक्तियों के समूह का भी अध्ययन किया जाता है। समूह के मतलब कि जो रहते हैं उनका भी अध्ययन किया जाता है। अब हम जानेंगे आगे निरीक्षण के जो आवश्यक सिद्धांत हैं, इसके बारे में जानेंगे। क्या सिद्धांत है इसका? तो सबसे पहला है सिद्धांत में कि एक समय में एक ही छात्र का प्रेक्षण, ठीक है। इसमें है एक समय में एक छात्र का ही प्रेक्षण करना ठीक रहता है। अधिक छात्रों का प्रेक्षण करने एवं पर प्रेक्षणकर्ता का ध्यान मुख्य बिंदु पर नहीं रहता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पहला सिद्धांत के रूप में मैं ली गई हूँ कि एक समय में एक ही छात्र का प्रेक्षण करना ही ठीक रहेगा और अधिक छात्र का प्रेक्षण करने पर जो प्रेक्षणकर्ता होते हैं उसका ध्यान मुख्य बिंदु पर नहीं रहता है। प्रेक्षण लंबी अवधि तक, दूसरा ये सिद्धांत है, उसमें छात्र का व्यवहार का प्रेक्षण लंबी अवधि तक करने के लिए विश्वसनीयता परिणाम प्राप्त होते हैं। मतलब कि इसमें कम समय पर इसका ऑब्जर्वेशन नहीं किया जाता है। जो ऑब्जर्वेशन का जो टाइम शेड्यूल होता है वह लंबी समय तक या अवधि निरीक्षण किया जाए तो यह विश्वसनीय होता है और इसका परिणाम भी विश्वसनीय होता है। आगे है उन परिस्थितियों का प्रेक्षण। प्रेक्षण विधि में देखा जाए तो परिस्थितियां ही व्यवहार की जननी होती हैं। इससे देखा जाए तो इससे क्या होता है कि जो प्रेक्षण विधि होती है, प्रेक्षण विधि में आप देखिएगा कि किस प्रकार से प्रेक्षण विधि को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो अब इसमें यह बात सबसे पहले यह कही गई है कि यदि मान लीजिए वह छात्र कहीं कक्षा से निकलते समय वह छात्र बहुत गंभीर रहता है,
इसे छात्रों की नियमित क्रियाओं में करनी चाहिए। तो छात्र के व्यवहार का दैनिक क्रियाओं का इसमें अध्ययन किया जाता है, जैसे खेलते समय, कक्षा से निकलते समय, कक्षा एक समय में केवल एक ही छात्रों का निरीक्षण किया जाना चाहिए और ये प्रेक्षण लंबी अवधि तक चलता है। इसका अर्थ है कि यह विश्वसनीय होता है। फिर उन परिस्थितियों का प्रेक्षण होता है कि छात्रों की परिस्थितियां होती हैं और छात्रों का परीक्षण नियमित क्रियाओं में होता है। आगे हम चर्चा करेंगे प्रेक्षण के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। प्रेक्षण के क्या प्रकार हैं, प्रेक्षण कितने प्रकार के होते हैं, या बहुत कुछ, ध्यान दीजिएगा, या बहुत कुछ उन स्थितियों पर निर्भर करता है जिसमें कि इसका उपयोग करते हैं, या फिर बहुत कुछ उस परिस्थितियों पर निर्भर करता है जिनमें इसका उपयोग करते हैं। जैसे जसेल्ड या फिर मिक्स, जसेल्ड या मिक्स के अनुसार उन्होंने क्या कहा है कि 3 प्रकार के प्रेक्षण होते हैं। जैसे सबसे पहला परिस्थितियों के आधार पर होती है। परिस्थितियों के आधार पर 3 प्रकार के परीक्षण हैं। सबसे पहला है स्वतंत्र प्रेक्षण, दूसरा है नियंत्रित प्रेक्षण, तीसरा होता है अर्ध नियंत्रित प्रेक्षण। अर्ध नियंत्रित प्रेक्षण, ठीक है। उसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। तो ये 3 प्रकार के हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि बोनी तथा हैम्पिलमैन के आधार पर प्रेक्षण को यह प्रायः लिखने एवं रिकॉर्डिंग के लिए किया जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 2 प्रकार के यह प्रेक्षण होते हैं, लिखने और ये लिखने के लिए होते हैं और आपका लिखने के आधार पर होते हैं, प्रेक्षण होते हैं। इसमें सबसे पहला है अलिखित प्रेक्षण, दूसरा है लिखित प्रेक्षण। अलिखित प्रेक्षण एवं लिखित प्रेक्षण। आगे बात करते हैं। कभी कभी प्रेक्षण व्यक्तियों की संख्या के आधार पर भी इसके प्रकार को निर्धारित किया जाता है, संख्या के आधार पर। जैसे सबसे पहला है व्यक्ति प्रेक्षण, सामूहिक प्रेक्षण। जैसे एक व्यक्ति का भी लिया जा सकता है, समूह का भी लिया जा सकता है। तो फिर प्रेक्षण की कुछ प्रकार का वर्णन हम लोग इस प्रकार से करते हैं कि सबसे पहले हम चर्चा करते हैं नियंत्रित प्रेक्षण का, कि नियंत्रित प्रेक्षण किस प्रकार से है, ठीक है। तो निश्चित परिस्थितियों में किया जाने वाला प्रेक्षण, निश्चित परिस्थितियों में किया जाने वाला प्रेक्षण। ध्यान दीजिए, परिस्थिति 2 प्रकार की होती है। इसमें दैनिक परिस्थिति होती है, आकस्मिक परिस्थिति होती है। तो इसीलिए बोला गया है निश्चित परिस्थितियों में किया जाने वाला प्रेक्षण नियंत्रित प्रेक्षण कहलाता है। जो परिस्थितियां निश्चित होती हैं उसी परिस्थितियों में प्रेक्षण किया जाता है, वह नियंत्रित प्रेक्षण कहलाती है। इसमें देखिए, परिस्थितियों की चर्चा कीजिए तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें समय स्थान, जो इसमें समय होते हैं, जो परिस्थितियां होती हैं किस स्थान पर घटित होती हैं, मतलब कि छात्र के किस स्थान पर यह घटना होती है, तथा छात्र के व्यवहार के पक्ष पूर्व में ही प्रेक्षण हेतु निर्धारित कर लिए जाते हैं, निश्चित कर लिए जाते हैं। मतलब कि जो छात्र व्यवहार के जो पक्ष होते हैं पूर्व में ही प्रेक्षण हेतु निश्चित कर लिए जाते हैं। आगे हम चर्चा करते हैं अनियंत्रित प्रेक्षण, जो इसके प्रकार हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसमें प्रेक्षणकर्ता, अनियंत्रित जो प्रेक्षणकर्ता होते हैं, प्रेक्षणकर्ता वह स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। मतलब कि स्वतंत्र कहने का मतलब कि अपनी इच्छा के अनुसार प्रेक्षण की जाने वाली परिस्थितियों तथा व्यवहार
व्यवहार के पक्षों को निश्चित करते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ कि इसमें प्रेक्षणकर्ता स्वतंत्र होता है। वह अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्र होगा तो अपनी इच्छा अनुसार कार्य करेगा। तो अपनी इच्छा अनुसार प्रेक्षण में की जाने वाली परिस्थितियों में तथा व्यवहार के पक्षों को निश्चित करता है। ठीक है, तो आगे है निर्देशित प्रेक्षण। निर्देशन प्रेक्षण में क्या है? इसमें प्रेक्षण के उद्देश्य तथा कार्यक्रम की योजना को इसमें प्रेक्षण के उद्देश्य तथा कार्यक्रम की योजना को के निर्धारित जो होते हैं करके प्रेक्षण कार्य करते हैं। इसमें क्या है, फिर से करती हूँ। प्रेक्षण के उद्देश्य और योजना को निर्धारित करते हैं, प्रेक्षण कार्य होता है। फिर है आगे आत्म प्रेरित प्रेक्षण। आत्म प्रेरित प्रेक्षण क्या है? इसमें व्यक्ति स्वयं अपना विवरण देता है, अपना डिटेल देता है कि वह ऐसे प्रेक्षण में कि व्यक्ति प्रेक्षण विवरण में अनेक बातों को वह छिपा सकता है। जो आत्म प्रेरित प्रेक्षण होता है उसमें व्यक्ति अपना बहुत प्रेक्षण में अनेक बातों को छिपा सकता है देते समय। फिर है बाह्य प्रेक्षण। बाह्य प्रेक्षण की यह प्रेक्षण किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा किया जाता है। प्रेक्षण बाहरी व्यक्ति द्वारा किया जाता है। अपरिचित होने के कारण बाह्य प्रेक्षणकर्ता सीमित व्यवहार का परीक्षण करता है। ध्यान दीजिएगा कि अपरिचित होने के कारण बाह्य प्रेक्षणकर्ता होता है, वह सीमित व्यक्ति का प्रेक्षण करता है। फिर यह तो हो गया बाह्य प्रेक्षण। फिर हो गया प्रमापीकृत प्रेक्षण। प्रमापीकृत प्रेक्षण किस प्रकार का प्रेक्षण है कि छात्रों के परीक्षा काल में होता है। इस प्रकार का प्रेक्षण छात्रों के परीक्षा काल में होता है। परीक्षण काल की प्रतिक्रियाएं उनके अनेक गुणों परीक्षण काल की प्रतिक्रियाएं उनके अनेक गुणों को, जो उनके गुण होते हैं, अनेक गुणों को प्रकट करती है। अनेक गुणों को प्रकट करती है। जब परीक्षाएं होती है तो अनेक गुणों को प्रकट करती है। उस अनेक गुणों को प्रकट करती है। फिर है आगे है स्वाभाविक प्रेक्षण। स्वाभाविक प्रेक्षण में हो गया दिन प्रतिदिन की सामान्य क्रियाओं की व्यस्तता के समय छात्र का व्यवहार स्वाभाविक प्रेक्षण कहलाता है। दिन प्रतिदिन, ध्यान दीजिएगा, दिन प्रतिदिन सामान्य क्रियाओं की व्यस्तता के समय छात्र का व्यवहार के प्रेक्षण स्वाभाविक कहलाता है। तो आप लोगों को यह प्रकार के बारे में बताएं कि इसमें सबसे पहला नियंत्रित प्रेक्षण हो गया, दूसरा हो गया अनियंत्रित प्रेक्षण हो गया, फिर निर्देशित प्रेक्षण हो गया, फिर आत्मनियंत्रित प्रेक्षण, फिर बाह्य प्रेक्षण हो गया, फिर प्रमापीकृत प्रेक्षण हो गया, फिर स्वाभाविक प्रेक्षण हो गया। फिर तो ये सभी प्रेक्षण हो गए। अब मैं चर्चा करती हूँ कि प्रेक्षण की सावधानियाँ किस प्रकार से हम लोग बरतेंगे। प्रेक्षक को देखा जाए तो पूर्वाग्रह पर नियंत्रण रखना चाहिए। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इस पर मैं ध्यान देना चाहूँगी कि प्रेक्षक कौन होता है? जो प्रेक्षण लेता है, जो ऑब्जर्व करता है। जैसे अवलोकन यदि आप कर रहे हैं तो अवलोकनकर्ता जो होते हैं, जो अवलोकन करते हैं,
जो प्रेक्षण लेते हैं यानी उसे प्रेक्षक भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जब वो प्रेक्षण लेता है तो उसको पूर्वाग्रह और रुचियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। मतलब कि उससे पूर्व में संबंधित जो घटनाएं होती है, जो छात्र से संबंध रहता है जिसका प्रेक्षण ले रहा है, उन सभी बातों पर उसे नियंत्रित रखना है, तभी वह प्रेक्षण ले सकता है। ये सावधानी देखना होता है। प्रेक्षण में क्या सावधानियां बरतना है? प्रेक्षण में आवश्यकता अनुसार ऑडियो, या ध्यान दीजिएगा ये ऑडियो की बात कर रहे हैं, या वीडियो जैसे उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। फिर है प्रेक्षण में यथासंभव गोपनीयता का पालन करना चाहिए। जब वो प्रेक्षण ले रहा है तब उस व्यक्ति को गोपनीयता का पालन करना चाहिए, कि उसको क्या करना चाहिए, कि उसे गोपनीयता का पालन करना चाहिए। जब वो रिकॉर्ड लेते हैं उस रिकॉर्ड को गोपनीय रखा जाए। समय परिस्थितियों से पहले विषय को उजागर नहीं करना चाहिए। फिर अगला है प्रेक्षण से पूर्व प्रेक्षणीय तथ्य निर्धारित कर लेनी चाहिए। जो यदि कोई प्रेक्षण ले रहा है तो उसे पूर्व, जो उससे पहले कोई भी प्रेक्षण नहीं हुआ है या नहीं हुआ है, इस प्रकार का प्रेक्षण हो चुका है, उसे निर्धारित कर लेनी चाहिए कि हुआ है तो कैसे हुआ है। तो इसीलिए इसका निर्धारित कर लेना चाहिए। प्रेक्षण का व्यवहार सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। प्रेक्षण का जो व्यवहार होना चाहिए वह सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। फिर प्रेक्षक को प्रेक्षण में ही प्रशिक्षित होना चाहिए। जो प्रेक्षक होते हैं वो प्रेक्षण में ही उसे प्रशिक्षित होना चाहिए। जो ऑब्जर्वर होता है, ऑब्जर्वर कर्ता के रूप में उसे प्रशिक्षित होना चाहिए। जब तक वह प्रशिक्षित नहीं होगा तब तक वो प्रशिक्षण नहीं ले पाएगा, प्रेक्षक नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसीलिए उस पर ध्यान देना चाहिए प्रेक्षण को। फिर आगे है प्रेक्षक अनेक बार करना चाहिए। जो प्रेक्षण किया जा रहा है प्रेक्षक के द्वारा में, वो प्रेक्षण अनेक बार किया जाना चाहिए। प्रेक्षण के तुरंत बाद प्रेक्षित विवरण को लिख लेना चाहिए। यदि जो प्रेक्षण करते हैं और वो किस प्रकार से करते हैं, कैसे करते हैं, उससे संबंधित उस प्रेक्षित विवरण को उस प्रेक्षणकर्ता को लिख लेना चाहिए। विश्वसनीय होती है कि यदि मान लीजिए शुरू में कम हो जाए या गलत हो जानी चाहिए, तो उस विश्वसनीयता जो बनती है उसे लिख लेना चाहिए। क्योंकि ऐसा करने से उस जो सामने वाले व्यक्ति होती है उसकी सारी विवरण, उसकी जो सारी तथ्य होते हैं वो प्रेक्षक को मिल जाते हैं, ठीक है। तो प्रेक्षक नहीं लिख पाएगा तो वह भूल जाएगा। भूल जाने की वजह से मुख्य बिंदुओं जो होता है वह नहीं लिख पाता, जिस पर वो फोकस डालना चाहता है। मान लीजिए कि उसने 10 पॉइंट का प्रेक्षण किया, बाद में भूल गया, बाद में उसने 7 पॉइंट लिख दिया। इसमें क्या होता है, विश्वसनीयता की जो रिजल्ट होती है वो नहीं निकलेंगे। इसलिए इस बात का ध्यान देना चाहिए कि प्रेक्षण के तुरंत बाद विवरण लिख लेना चाहिए, ठीक है। तो ये इसके सावधानी। तो किस प्रकार से सावधानी ली जानी चाहिए, ठीक है। आगे हम चर्चा करते हैं। अब तक हम लोग इसकी सावधानी के बारे में बात किए। तो सावधानी करने के साथ में इसका लाभ क्या है, एडवांटेज ऑफ ऑब्जर्वेशन, इस प्रेक्षण का क्या लाभ है, इसको हम लोग ध्यान देंगे। प्रेक्षण प्रविधि के द्वारा जो प्रेक्षण का जो टेक्निक्स अपनाएं उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। प्रेक्षण प्रविधि के द्वारा कि व्यक्ति के भावात्मक यानी इमोशनल अटैचमेंट, व्यक्ति के भावात्मक एवं सामाजिक क्रियाओं का प्रेक्षण सरलता से किया जा सकता है। फिर से इस बात को रिपीट करेंगे।
कि प्रेक्षण प्रविधि के द्वारा व्यक्ति की भावात्मक एवं सामाजिक प्रतिक्रियाओं का प्रेक्षण सफलता से किया जा सकता है। ठीक है। फिर प्रेक्षण प्रविधि का उपयोग, जो प्रेक्षण प्रविधि है उसका उपयोग अध्यापक शैक्षिक परिस्थिति में, जो प्रेक्षण प्रविधि है के शैक्षिक परिस्थितियों में भली भांति कर सकते हैं। मतलब कि शैक्षिक परिस्थितियों से क्या समझते हैं कि जिस समय अध्यापक होते हैं, कक्षा में विद्यार्थी को पढ़ा रहे होते हैं, पढ़ाने के समय जो दैनिक रूप में पढ़ाते हैं, जो विषय वस्तु से पढ़ाते हैं, उसी समय उसी परिस्थिति में, शैक्षिक परिस्थिति में ही का उपयोग कर सकता है, इसका ऑब्जर्वेशन कर सकता है। ठीक है। फिर है प्रेक्षण की प्रविधि का जो व्यवहार होता है सभी स्थानों पर हो सकता है। इसको आप लोगों को जानना चाहिए कि प्रेक्षण प्रविधि का जो प्रयोग कहाँ किया जा सकता है, कि इसका प्रयोग सभी जगह किया जा सकता है। ठीक है। सभी स्थलों में किया जा सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे हम इसी के विषय को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करेंगे प्रेक्षण की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि जो प्रेक्षण का जो कार्य होता है वो उसका दायरा कितना है, उसका सीमा कितना तक है, कितना सीमा तक उस कार्य को किया जा सकता है, प्रेक्षण कार्य किया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहला है प्रेक्षण प्रविधि में अधिक समय लगता है, कि बहुत अच्छी बात कही गई है कि प्रेक्षण प्रविधि में अधिक समय लगता है। प्रेक्षण प्रविधि उसी समय उपयोगी होती है जबकि प्रेक्षक के सम्मुख प्रेक्षण के उद्देश्य एवं परिस्थितियां पूर्णतः स्पष्ट होती है। प्रेक्षण की प्रविधि उसी समय उपयोगी होती है जबकि प्रेक्षक के सम्मुख प्रेक्षण के उद्देश्य के बारे में, जिसके बारे में आप कहना चाह रहे हैं, जो उद्देश्य होते हैं, ठीक है, जो होते हैं, तो इसी में देखा जाए एवं परिस्थितियां स्पष्ट होती हैं। यदि उद्देश्य और परिस्थितियां स्पष्ट नहीं होगी तो प्रेक्षक होती हैं, वह उसका ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, जिससे फिर उस व्यक्ति के लिए उपयोगी या नहीं भी हो सकता है। तो ये सभी प्रेक्षण के बारे में सीमाएं हैं कि प्रेक्षण क्या है, प्रेक्षण की परिस्थितियां क्या है, कैसे उसकी लाभ होते हैं, उसका सावधानी किस प्रकार से रखा जा सकता है। तो प्रेक्षण के सभी विषयों को स्पष्ट करती हूँ कि इस प्रविधि के प्रकार में बच्चों की स्वाभाविकता नष्ट हो जाती है प्रेक्षण करने से, और यदि प्रेक्षण प्रविधि में कुशल हैं तो वह सफलतापूर्वक प्रेक्षण कर सकता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं बता रही हूँ कि प्रेक्षण, यदि मान लीजिए उन्हीं व्यक्ति को ऑब्जर्व करना चाहिए जो प्रशिक्षित हो, यदि वह प्रेक्षक प्रशिक्षित हो तो छात्रों की गुणवत्ता में ह्रास नहीं होगा। छात्रों की गुणवत्ता और जो स्वभाव होता है, जो व्यवहार होता है, उसमें जो प्रतिक्रियाएं होती है वह नष्ट नहीं होगी। इसलिए जो व्यक्ति इसमें कार्य करेगा उस व्यक्ति को प्रशिक्षित होना चाहिए। ठीक है। अब इस प्रविधि को हम लोग समझ चुके हैं। अब इस प्रविधि को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चर्चा करूंगी आगे प्रविधि जो है
समाजमिति प्रविधि, सोशियोमेट्री टेक्निक्स। सोशियोमेट्री टेक्निक्स क्या है? सबसे पहले मैं बताती हूँ क्या है समाजमिति प्रविधि, इसके अर्थ क्या है। ठीक है, सोशियोमेट्री टेक्निक्स में बता रही हूँ मैं आप लोगों को कि इसमें एक समूह की संरचना, इसका अर्थ है एक समूह की संरचना का अध्ययन करने। समूह मतलब ग्रुप, ग्रुप स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ ग्रुप स्ट्रक्चर। एक समूह की रचना का अध्ययन करने और उस समूह के प्रत्येक व्यक्ति जो होते हैं के पारस्परिक सामाजिक संबंधों के स्थिति को मापने की तकनीक को समाजमिति के रूप में जाना जाता है। यह समूह के सदस्यों के बीच मौजूद सामाजिक संबंधों का एक माप है। इसमें देखिएगा ध्यान से कि हम बताए हैं कि समूह संरचना का अध्ययन किया जाता है और पारस्परिक संबंधों की स्थिति को मापने की तकनीक को ही हम लोग सामाजिक संरचना कहते हैं, सामाजिक समूह कहते हैं। मतलब कि चेन सिस्टम, एक दूसरे से संबंधित जो रहता है, तो उसको हम लोग किस प्रकार से मापेंगे, उसको स्टडी करने का जो टेक्निक्स होता है उसे समाजमिति का रूप दिया गया है। इसमें परिभाषित किया गया है, दो मनोवैज्ञानिक होते हैं, उनको जो काउंसलर होते हैं, परामर्शदाता होते हैं। इसमें एंड्रयू तथा बिली समाजमिति के विषय में कहा है कि समाजमिति एक ग्राफिक चित्र है जिसमें कुछ संकेतों और चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। और इसमें प्रयोग में देखा जाए, जिसमें यह ग्राफिक चित्र है जिसमें कुछ संकेतों और चित्रों का प्रयोग समूह के सदस्यों में सामाजिक स्वीकृति अस्वीकृति की पद्धति को दर्शाने के लिए किया जाता है। समाजमिति प्रविधि का उपयोग करके व्यक्ति का किसी समूह के सदस्यों के साथ किस प्रकार का संबंध यह जाना जा सकता है। समाजमिति प्रविधियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सोशियोमेट्री, इसके क्या प्रकार हैं। इसमें सबसे पहला है राइट स्टोन, जस्टमैन एवं रॉबिक्स ने इन प्रविधियों का उल्लेख किया गया है, जो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला है, एक व्यक्ति से यह पूछा जा सकता है कि वह एक समूह में कितने लोगों के साथ जैसे एक दो है ना, लोगों के साथ की कसौटी के आधार पर रहना पसंद करेंगे। मतलब कि एक व्यक्ति में सबसे पहला, इसमें एक व्यक्ति में सबसे पहला पूछा जा सकता है कि किसी समूह में कितने लोगों के साथ रहना पसंद करेंगे, एक के साथ, दो के साथ, तीन के साथ। इसमें अगला प्रविधि इसी में है, प्रकार में, कि एक व्यक्ति से अपने वर्ग के सभी सदस्यों का, जो भी सदस्य होते हैं, एक पूर्व निर्धारित मान क्रम के अनुसार निर्धारण करने के लिए कहा जाता है कि इन निर्धारण माप के अनुसार क्रम निर्धारण करने के लिए इसे कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि एक व्यक्ति से अपने समूह के ऐसे
सदस्यों को चुनने के लिए कहा जाए, जिसमें कुछ विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, ये समाजमिति के प्रकार हैं। फिर है समाजमिति ने प्रयुक्त प्रविधियां। इनमें किन किन प्रविधियों को प्रयोग किया गया है टेक्निक्स में, और यह प्रविधि कौन है? समाजमिति में छात्रों के समूह के परस्पर प्रगाढ़ता अथवा पसंद ना करने का इच्छा का मापन करने के लिए दो रीतियों जो अधिकतर प्रयोग में आती हैं। फिर से मैं बता रही हूँ, समाजमिति में छात्रों के समूह के परस्पर प्रगाढ़ता अथवा पसंद ना करने या करने की इच्छा का मापन करने के लिए दो रीतियों का अधिकतर प्रयोग में आती है। वो रीतियाँ क्या हैं? सबसे पहला है क्वेश्चनियर यानी प्रश्नावली, दूसरा निरीक्षण यानी ऑब्जर्वेशन। ये दो रीतियाँ होती हैं। ठीक है, प्रश्नावली रीति में प्रायः छात्रों के सदस्यों से प्रश्नावली रीति में प्रायः छात्रों के समूह के दो सदस्यों से दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब कि प्रश्नावली प्रविधि में छात्र समूह के सदस्यों के दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, कि पहला है कि स्वीकारात्मक प्रश्न, दूसरा नकारात्मक प्रश्न, पॉजिटिव क्वेश्चन, दूसरा नेगेटिव क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें पहला हम लोग बात करते हैं स्वीकारात्मक प्रश्न को हम लोग पहले चर्चा करेंगे। छात्रों की किसी सामाजिक एवं स्वीकृति की प्रकट करते हैं, स्वीकृति को प्रस्तुत करते हैं। पहला स्वीकारात्मक प्रश्नों का जो उत्तर होता है वह किसी सामाजिक स्वीकारात्मक स्थिति को प्रकट करती है। प्रत्येक प्रश्न के समय 3-4 नाम उसके इच्छा के अनुसार, विषय के अनुसार उसे प्राथमिकता दिए जाते हैं और उसे लिखने को कहा जाता है। क्योंकि ऐसा करने से प्रत्येक प्रश्न में जो 3-4 नाम होते हैं उसी के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, उदाहरण है इसका कि आप किसको फुटबॉल टीम को कप्तान बनाना पसंद करेंगे? फुटबॉल टीम का, इसमें आपको मैं 3 नाम दूंगी, या जो खेल है उससे संबंधित पूछ सकती हूँ। जैसे क्रिकेट में आप क्रिकेट का किसे पसंद करोगे, या फिर फुटबॉल में किसे पसंद करोगे, या जो खेल आपको पसंद है। बहुत सारे गेम्स हैं, प्रथम नाम किसका होगा, द्वितीय नाम किसका होगा, तृतीय नाम आप किसे प्राथमिकता दोगे। ठीक है, तो ये आपका स्वीकारात्मक प्रश्न है, पॉजिटिव क्वेश्चन। और एग्जाम्पल हो सकता है कि आप कक्षा में किसके साथ बैठना पसंद करोगे। सबसे पहला आप किसे प्राथमिक दीजिएगा, दूसरा किसे प्राथमिकता दीजिएगा, तीसरा किसे दीजिएगा। तो ये आपका जो प्रश्न है ये सकारात्मक हो गया, जिसको आप पसंद कर रहे हैं, जिससे संबंधित में आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसी प्रश्नावली के 2 टेक्निक्स का जो नाम बता रहे हैं भी, एक हो गया पॉजिटिव, हो गया एक नेगेटिव। इसी के अनुसार में सोशियोमेट्री कार्य निर्धारण होता है, शुरू होता है। अभी हम लोग पॉजिटिव ले लिए, अब हम लोग नेगेटिव ले लेंगे। नकारात्मक प्रश्न में, नकारात्मक प्रश्न प्रायः समूह में ही होता है। नकारात्मक प्रश्न प्रायः समूह में
निष्कृत छात्रों का पता लगाने के लिए पूछे जाते हैं। बहुत सारे विषय होते हैं, ये छात्रों से विषय संबंधित ही नहीं होते हैं। जैसे स्थान से संबंधित हो गया, राजनीति से संबंधित हो गया, सामाजिक से संबंधित हो गया। जैसे एग्जाम पूछा जाए तो आपको पूछा जाए कि 3 सहपाठियों का नाम पूछा जाएगा कि जिससे आप बात करना पसंद नहीं करेंगे। इसमें सबसे पहला है प्राथमिकता किसे दी जाए, दूसरा किसे दी जाए, तीसरा किसे दी जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से तीनों का नाम एक चिट पर लिख दिया जाता है। अब इसे कार्यविधि कैसे किया जाएगा, मापदंड क्या होगा, अब हम लोग उस विषय को जानेंगे। ठीक है, उस विषय को जानेंगे, उसको हम लोग बताएंगे कि मापदंड कैसे किया जाए। तो चयनित समाज मिति जो होते हैं, जो उत्तरदाता को दिया जाता है, दिए गए मानदंड के अनुसार जो विकल्प होते हैं, जो विकल्पों के आधार पर पूछा जाता है कि इसी प्रकार समूह के अन्य सदस्यों के विकल्प के भी मानदंड किए जाते हैं। इस प्रकार से प्रश्नों के प्राप्त उत्तरों को सारणीयन यानी आरेख करना पड़ता है। मतलब कि जो प्रश्न के उत्तर होते हैं उसे सारणीयन करना पड़ता है, क्रमबद्ध किया जाता है। गणना कर संख्या जो आती है जिसमें निकाली जाती है, जिसमें जो प्रथम होता है उसे निकाला जाता है। और आलेख रचना करते समय, सारणीयन करते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे इसमें सकारात्मक और नकारात्मक प्रश्न हम बच्चों से पूछे कि हमारे कक्षा में कितने बच्चे होते हैं, अब उसको सारणीयन करना पड़ेगा। ठीक है, उसका टेबल बनाना पड़ेगा। तो उसमें क्या होगा कि जो 3 नाम दिए गए हैं, जो सबका सबसे ज़्यादा नाम दिया गया है, तो जिसका कम नाम दिया जा रहा है, तो इसमें सबसे पहला किसे सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, किसे कम, किसे नहीं पसंद करते हैं। तो इसको 3 प्रकार से टेबल टाइम के रूप में दिया जाता है, सारणीयन किया जाता है और इसको लिखना पड़ेगा और उसका तभी हम लोग उसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे ठीक है, मान लीजिए कि इसमें किसी को हतोत्साहित ना हो, यदि मान लीजिए नकारात्मक छात्रों के बारे में कक्षा में किया जाए तो इसमें पूछ सकते हैं कि सबसे पहला कि आप या पूछ सकते हैं सबसे पहला कि कौन सी कि आपका मनोरंजन से संबंधित या फिर आप खाने से संबंधित पूछ सकते हैं, राजनीति से पूछ सकते हैं कि आप किसको राजनेता के रूप में पसंद करेंगे। ठीक है, किस नेता को पसंद नहीं करोगे। ये सारा चीज़ सारे विषय पर इसका समाज मिति अध्ययन किया जा सकता है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय इसी टॉपिक्स पर आप निकाल सकते हो कि मौसम के आधार पर कर सकते हैं कि साल में होने वाले जो मौसम होते हैं, जो 3-4 मौसम, इसमें से कौन से मौसम को आपको ज़्यादा पसंद है, कौन से मौसम आपको पसंद नहीं है। इसमें क्या होता है कि एक प्रकार से इसमें निष्कर्ष निकल भी जाता है, एक आंकड़ा बताता है कि कितने बच्चे उस पर ये करते हैं, पसंद करते हैं। अब ध्यान देते हैं हम लोग। सबसे पहला है कि चयनकर्ता को लंबवत दूरी पर लिखे जाते हैं। जो चयनकर्ता होते हैं उसे लंबवत दूरी पर लिखा जाता है। फिर क्षैतिज दूरी पर लिखने चाहिए। क्षैतिज दूरी करने का मतलब क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा मतों का योग नीचे लिखना चाहिए। जो प्रत्येक व्यक्ति के जो मत दिए गए हैं उसका शैक्षिक योग नीचे लिखना चाहिए। फिर आरेख की रचना, जो आरेख की रचना देते समय ध्यान देनी चाहिए कि जो मतों के आधार पर दिए गए जो तिरस्कृत छात्र हैं वो, एक बार मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इस प्रकार से मैं बनाई हूँ, जिसको प्राथमिकता दी जा रही है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें देख सकते हैं अच्छी तरह से, ध्यान दीजिए। जो नाम दी हूँ उसके आधार पर
कि उसको कौन कितने पसंद करते हैं, उसकी क्षैतिज दूरी क्या है, क्षैतिज दूरी किस प्रकार से रखी गई है। ठीक है, क्षैतिज दूरी किस प्रकार से रखी गई है, वह नाम किस तक पहुंच सकती है। उसमें आप निशान देख सकते हैं, छा, जो छा दिया हुआ है, इसको बहुतों ने पसंद किया है। इसमें देखिए छा, जिसको बहुतों ने पसंद किया है, जिसे घा ने पसंद किया है, जिसमें छा ने पसंद किया है। ठीक है, और ता ने पसंद किया है। ठीक है, दिखाई दे रहा, दा ने पसंद किया है। यानी टोटल यहाँ पसंद करने वाले अक्षर होते हैं, आप देख रहे हैं 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 छात्रों को कैलकुलेशन किया जाए तो उसमें सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं और किसको कम पसंद करते हैं, छा को। तो इसमें सबसे ज़्यादा पसंद करने वाले छा में आपका सबसे ज़्यादा का, घा, ना, ता, दा और ता। तो और टोटल संख्या कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, यानी टोटल संख्या छा को 7 लोगों ने पसंद किया है, 7 लोगों ने पसंद किया है। उसी प्रकार हम लोग देखेंगे कि अगला नाम किसका है, कि इसको किसने पसंद किया है। अगला इसमें दिखाई दे रहा है कि का को पसंद किया है, का को सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो उसके बाद का को किसने पसंद किया है, घा ने, था ने और झा ने। किसने पसंद किया है, झा, था और घा, यानी संख्या मिला है उसे 3। इसी प्रकार से हम सारणियन बनाएंगे तो इससे स्पष्ट होगा, इस सारणियन बनाने से स्पष्ट होगा कि किसको किन लोगों ने पसंद किया। दो लोगों के बीच हम लोग जानेंगे जो पारस्परिक संबंधों के जो मापन होते हैं को समाजमिति कहा जाता है। जो दो लोगों के बीच पारस्परिक संबंधों के मापन को समाजमिति कहा जाता है। समाजमिति के विश्लेषण करने में कुछ सुझावों पर ध्यान देना चाहिए। यह सुझाव क्या है और किस पर ध्यान देना चाहिए। इसमें है जेसी मोरोनो ने इस विश्लेषण को स्पष्ट किया है और सुझावों के बारे में बताया है। सबसे पहला है, एक समय में एक व्यक्ति पर ध्यान देते हुए सभी वरीयता का पालन करना चाहिए। इससे लोकप्रिय और परित्यक्त जो छात्रों का है, जो तिरस्कृत बच्चों का, छात्रों का पता चलेगा। ठीक है, फिर है स्थिर और स्वाभाविक छात्रों का पता लगाने पर उस स्थान की प्राप्ति के कारणों का पता लगाना चाहिए कि यदि वह इसे पसंद करता है या उसे पसंद नहीं करता है। यदि किसी को पसंद नहीं करता है तो उसका भी पता लगाना चाहिए। जैसे समूह में नवीन सदस्य हो गए, जिसका शर्मिला स्वभाव हो गया, उसका आर्थिक स्तर होना। कक्षा में कई तरह के जाति, वर्ग, धर्म के बच्चे आते हैं, विभिन्न समुदाय से बच्चे आते हैं और उस परिवेश में हो सकता है कि कुछ बच्चे किसी को पसंद करते हैं, किसी को पसंद नहीं करते हैं, साथ में रहना पसंद करते हैं, नहीं रहना पसंद करते हैं। तो नहीं पसंद करते हैं तो उसके पीछे क्या कारण है, और पसंद करते हैं तो क्या कारण है। और प्रश्नों के द्वारा इन सबों को वरीयता देते हुए इसका विश्लेषण किया जाता है, क्योंकि कक्षा का वातावरण इसी के से बहुत अच्छा माहौल बनता है। कुछ बच्चे होते हैं कि अपना ग्रुप बना करके रहते हैं, 4-5 ग्रुप रहते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो अकेले रहते हैं, कुछ बच्चे होते हैं सिर्फ 2 का ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे अलग थलग रहना चाहते हैं, तो इस तरह से समाजमिति प्रविधि का प्रयोग जब किया जाता है तो इस प्रयोग में हम बताना चाहेंगे कि समाजमिति प्रविधि का उपयोग हम लोग कैसे करेंगे। समाजशास्त्र में इसका प्रयोग हम लोग करने के बाद में इसका निष्कर्ष कैसे निकालेंगे, इसका समाधान कैसे निकालेंगे।
तो इसमें समाज शास्त्र, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और अन्य सामाजिक विषयों में के उपयोग में शोध के लिए जिसका उपयोग किया जाता है, शोध के लिए किया जा सकता है। मतलब कि सामाजिक विधि में इसका और क्या उपयोग किया जा सकता है। दूसरा हो गया कि समूह और सामाजिक विचार विमर्श की गतिशीलता के अध्ययन, समूह और सामाजिक विचार विमर्श की गतिशीलता के अध्ययन और निदान और पूर्व कथन के लिए, ठीक है, इसके निदान और पूर्व कथन के लिए। फिर समूह में संबंधों के सकारात्मक तथा नकारात्मक, समूह में संबंध है उसमें सकारात्मक तथा नकारात्मक डाटा का पता लगाने, पैटर्न का पता लगाने के लिए। फिर समूह की संरचना और उपखंडों को निर्धारण करने के लिए, जो समूह की संरचना है उसके उपखंडों का निर्धारण करने के लिए। फिर है कक्षा में छात्रों में आपसी संबंधों के सुधार स्थापित करने के लिए। कक्षा में जो छात्रों का जो संबंध होता है उसका आपसी संबंध कैसा है उसमें सुधार के लिए। फिर है समूह में किसी व्यक्ति के अस्तित्व की पहचान के लिए। समूह में व्यक्ति का अस्तित्व छिप जाता है, जो व्यक्ति आगे आते हैं वे आगे आते, पीछे रहते जो पीछे रहते, लेकिन इससे क्या होता है, समूह में उन व्यक्तियों का अस्तित्व का पता लगाया जाता है जो छिप जाते हैं, ठीक है। तो समूह पहचान के परिणाम के अध्ययन के लिए, कि समूह में इसका अध्ययन किया जा रहा है तो उसका परिणाम क्या हो सकता है, तो इन सारे जो उपयोगिता होते हैं इसके लिए करेंगे, क्यों करेंगे, तो इन सारे उपयोगिता के आधार पर इस समाजमिति प्रविधि को हम लोग जानेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। इस प्रकार समाजमिति समूह एक समूह की संरचना का अध्ययन और उस समूह के प्रत्येक व्यक्ति के पारस्परिक सामाजिक संबंधों की, यानी आपसी संबंधों की स्थिति को मापने की तकनीक को समाजमिति में जाना जा सकता है। यह समूह के सदस्यों के बीच सामाजिक संबंधों का माप है। मतलब कि यह समाजमिति विधि है कि जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यक्तिगत और समूह की आपका मतलब कि उसका ये किया जाता है, माप किया जाता है, अवलोकन किया जाता है। तो इस दोनों प्रविधियों में हम लोग देखें कि जो अभी तक हम लोगों ने अध्ययन किया, एक प्रविधि होगी प्रेक्षण जिसे अवलोकन का रूप दिया जा सकता है, एक प्रविधि हो गया समाजमिति। तो निर्देशन और परामर्श में इन दोनों प्रविधियों के द्वारा छात्रों के व्यवहार कौशलों और उनके व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है, माप किया जाता है। तो इन प्रविधियों के द्वारा माप करने का तात्पर्य यह है कि वह जिस शैक्षिक दिशा में होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, पारिवारिक में आगे बढ़ रहे हैं, समाज के रूप में बढ़ रहे हैं, पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो उसमें उनकी जो भी सामाजिक समस्या है, पारिवारिक समस्या है, शैक्षिक समस्या है और व्यवहारिक समस्या है, वे सभी समस्या का निदान हो सके, दूर हो सके, ठीक है। यदि मान लीजिए कि आपने कक्षा में 3 छात्र में निश्चित कर लिया कि आप उनके व्यवहार से संतुष्ट नहीं है, प्रथम द्वितीय तृतीय, क्यों संतुष्ट नहीं है भाई, ऐसा क्या हो गया कि आपको कल मिठाई लाई थी, आपको नहीं दी, अपना बर्थडे का मिठाई सबको बांटी, आपको नहीं बांटी, कुछ भी समस्या हो सकती है। समस्या व्यक्तिगत हो सकती है, पारिवारिक हो सकती है, सामाजिक हो सकती है। तो इन्हीं समस्याओं का अध्ययन करना चाहिए और इसका सामाजिक निदान करना चाहिए, पारिवारिक निदान करना चाहिए, शैक्षिक निदान करना चाहिए। इसमें सबसे बड़ा सहयोग होता है शिक्षकों का, कि शिक्षक प्रत्येक बच्चे को एक समान भाव के रूप में देखे, समान रूप से उनको पढ़ाए, समान रूप से उसे दिशा निर्देश करें। क्योंकि बच्चे परिवार के बाद में एक शिक्षक
के जिम्मेदारी होते हैं। यदि मम्मी पापा कितना भी बोले कि बी फॉर बॉल, और शिक्षक यदि बोल देगा कि बी फॉर बॉय, तो बच्चा शिक्षक की बातों पर ज़्यादा यकीन करेगा, ना कि अभिभावक की बात पर। इसलिए शिक्षक की बहुत सारी जिम्मेदारी होती है कि जो भी सकारात्मक और नकारात्मक पहलू है छात्र के जीवन में घटित होती है, उसके व्यवहार से, उसके कौशलों से, उसके व्यक्तित्वों से, उसका निदान वे किस प्रकार से कर सके, किस प्रविधियों को अपना सके, जिससे छात्रों का जो सामाजिक समस्या, व्यवहारिक समस्या, उसका निदान हो सके। तो बच्चों में आप लोगों को आज मैं यह बताई। आगे मैं फिर अगली कड़ी में फिर एक प्रविधि जो है, जो रह गए हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों को फिर से ला करके चर्चा करूंगी। मैं आप लोगों को फिर से पुनः आग्रह करूंगी कि जब भी मैं पढ़ाऊं इस वीडियो के माध्यम से या ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से जब मैं पढ़ाऊंगी, तो मैं यह आप लोग से ये कहना चाहूँगी, आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठे और नोट करें जो संबंधित समस्याएं हैं, और जब मैं ऑनलाइन कक्षा में पढ़ाऊँगी तो आप उसको बताएं, ताकि मैं उसके बारे में आप लोगों को फिर से समझा सकूं। ठीक है, तब तक मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। आप लोग अच्छी तरह से रहें, स्वस्थ रहें, और कोशिश करें मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मेरा मनोबल बढ़े और मैं और अच्छी तरह से आप लोगों को समझा सकूं। धन्यवाद।